में उत्तरार्ध प्रादेशिक बहु नियोजन एवं विकास के पेपर में प्रदेश और उससे संबंधित कुछ अवधारणाओं की चर्चा आज हम करेंगे। भूगोल में प्रदेश की संकल्पना इस विषय के अध्ययन में एक विशिष्ट आधारभूत उपकरण और संकल्पना रही है। पृथ्वी के धरातल का वह क्षेत्र जिसमें चुने गए प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों की समरूपता पाई जाए उसे प्रदेश कहा जाता है। सामान्य तौर पर प्रदेश को दिक्काल से जोड़ा जाता है। दिक्काल जैसा आगे देखेंगे, दिक्काल में स्थान और समय दोनों आते हैं, तो प्रदेश में भी ये दोनों चीज़ आती हैं। प्रदेश को समय के साथ परिवर्तनशील माना जाता है। कुछ लोग प्रदेश को व्यक्तिनिष्ठ मानसिक संरचना मानते हैं, जो कि काल्पनिक रूप में ही होता है। आप किसी पृथ्वी के धरातल के टुकड़े को मनचाहे ढंग से मनचाही संख्या में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे प्रदेश को मानसिक संरचना या व्यक्तिनिष्ठ विचारधारा के लोग प्रदेश की अवधारणा ऐसे लोगों के लिए दिक्काल या स्पेस के तत्वों से विहीन होती है, क्योंकि उनके लिए कोई किसी प्रदेश का जैसी मर्जी आकृति और आकार में विभाजित कर सकते हैं। जैसे चुने तथ्य जिस प्रकार के आधारभूत तथ्य चुनेंगे वैसा प्रदेश बनता जाएगा। इसलिए उसमें कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, आधार नहीं होता है। इसीलिए ये बात कही गई है कि ऐसे लोगों के प्रदेश की अवधारणा दिक्काल के तत्वों से विहीन होती है। इन लोगों की प्रदेश की अवधारणा में कभी तो पूरे ज़िले को क्षेत्र कह देते हैं, कभी एक गांव या कुछ गांव के समूह को प्रदेश कह दिया जाता है, कभी एक ज़िले के हिस्से को ही प्रदेश कह देते हैं, कभी वो एक राज्य को प्रदेश कह देंगे, कभी कुछ राज्यों के समूह को या कई राज्यों के कुछ हिस्सों को प्रदेश कह दिया जाता है। यानी कि फिक्स नहीं है उनकी अवधारणा। जबकि भूगोल में प्रदेश की अवधारणा का एक विशेष अर्थ है। इस प्रदेश की अवधारणा को समझने के लिए स्पेस यानी दिक्काल क्षेत्र या एरिया की संकल्पना को समझना है आवश्यक है। दिक्काल या स्पेस भी भूगोल की आधारभूत संकल्पना है। पृथ्वी की सतह दिक्काल का एक आवश्यक तत्व होती है, जिस पर विभिन्न तथ्य, घटनाएं आदि घटित होते हैं, पाए जाते हैं। ये सब किसी एक स्थान विशेष से जुड़े होते हैं। स्थान की अपेक्षा दिक्काल एक असीम तत्व है, क्योंकि दिक्काल में क्षेत्र शामिल है। क्षेत्र में असंख्य स्थान या प्लेस हो सकते हैं, इसलिए वो असीम तत्व माना गया। भूगोल वितरण का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत समय और स्थान दोनों तत्व आते हैं। आर्ट्सों ने भूगोल को क्रियात्मक अंतर्संबंधों का विज्ञान माना। ये अंतर्संबंध पृथ्वी की सतह पर और निश्चित समय अंतराल में घटित होते हैं कि मानव और प्रकृति के जो संबंध है क्रियात्मक, वो पृथ्वी के धरातल पर और कोई विशेष समय अवधि के संदर्भ में ही घटित होंगे। दिक्काल की संकल्पना में ये दोनों यानी पृथ्वी की सतह और समय दोनों को शामिल किया जाता है। आमतौर पर दिक्काल को 3 आयामों वाला मानते हैं, जो धरातल से काफ़ी दूर तक फैला होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो कि किसी भी ऊंचाई तक जा सकती है, 3 आयाम। लेकिन वर्तमान जो अवधारणा है दिक्काल की, वो इसे 4 आयामों वाला मानती है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन के साथ समय का आयाम भी इसमें जोड़ा जाता है, तो 4 आयाम वाला है। भूवैन्यासिक प्रतिरूप यानी कि प्रादेशिक भूगोल की जो अध्ययन विधि है, उसमें प्रदेश को अलग अलग विशिष्ट इकाइयों के रूप में देखा जाता रहा है। तो उसमें विभिन्न भौगोलिक तथ्य किस प्रकार वितरित है, उनका प्रारूप, प्रतिरूप कैसा है, ये देखते थे। जबकि
शेफर के बाद जो क्रमबद्ध भूगोल का जो शाखा, जो क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन विकसित हुए, जिसमें सकारात्मक अध्ययन किए गए दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, उसमें पृथ्वी के धरातल का भूवैन्यासिक संगठन, यानी कि पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भाग मानवीय गतिविधियों के कारण, आर्थिक गतिविधि, अन्य गतिविधियों के कारण किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, भूवैन्यासिक संगठन, इसको देखते हैं। तो ये दोनों संकल्पनाएं इसी दिक्काल में पृथ्वी की सतह पर मनुष्य और जीवधारी या अजैविक तत्वों के बीच समय के अनुसार पनपने वाले संबंधों का प्रतीक होते हैं। इसमें समय और स्थान दोनों बात आ गई, जैसा ऊपर बताया था। भौतिक तत्वों में गति और स्थिरता दोनों होती है, जबकि मानवीय क्रियाकलापों में गतिशीलता रहती है। इन दोनों के मिलन से धरातल का सतत परिवर्तनशील स्वरूप बनता है। परिवर्तनशील मतलब समय के साथ परिवर्तनशील। तो दिक्काल के तत्व हो गए धरातल 3 आयामों वाला और समय। दूसरी संकल्पना है क्षेत्र या एरिया। क्षेत्र भूगोल की जानकारी का यह भी आधारभूत घटक है। ये दिक्काल का ही एक आयाम भी है क्षेत्र, जो पृथ्वी की सतह के छोटे या बड़े हिस्से के रूप में दिखाई पड़ता है। क्षेत्रीय आयाम है मतलब दिक्काल का, अर्थात दिक्काल की पहचान पृथ्वी की सतह पर क्षेत्र के रूप में होती है। क्षेत्र 2 आयामों वाला माना जाता है, लंबाई चौड़ाई युक्त। क्षेत्र और प्रदेश में मूल अंतर क्या है? प्रदेश में विभिन्न भौगोलिक तथ्यों की समरूपता पाई जाती है, यानी कि उसमें एकीकरण की शक्तियाँ होती हैं कुछ, जो एक क्षेत्र में कुछ विशिष्ट एकीकरण की शक्तियाँ होंगी तो वो एक विशेष गुणों युक्त प्रदेश बन जाता है। तो इन शक्तियों को हम केंद्र अभिमुखी शक्तियाँ, सेंट्रीपिटल फोर्सेस कह सकते हैं। आर्ट्सोन के अनुसार क्षेत्र की संकल्पना के 3 मूल घटक हैं। क्षेत्र में यानी पृथ्वी की सतह पर स्थित परस्पर संबंधित तथ्य पाए जाते हैं। विभिन्न तथ्य आपस में जुड़े रहते हैं। धरातल के अनुसार मिट्टी होगी, मिट्टी के अनुसार वनस्पति, और जैसा ये सब होगा वैसी है ना मानव की आर्थिक गतिविधि और अन्य चीज़ें होंगी। दूसरा है पृथ्वी की सतह पर विभिन्न तथ्यों के आपसी संबंधों से तथ्यों के संश्लिष्ट उभरते हैं, जो विशिष्ट प्रारूपों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो विभिन्न तथ्यों के आपसी संबंधों से अलग अलग प्रदेशों में एक समग्रता उभरती है, जो अलग अलग क्षेत्रीय वितरण प्रारूपों के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे मान लो कोई विशिष्ट प्रदेश है, कृषि प्रदेश, तो वहाँ पे पूरे एरिया में कुछ विशेष फसलें होती होंगी। तो दूसरा प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है, तो वहाँ कुछ औद्योगिक उत्पादन होता होगा। तो ये संश्लिष्ट हो गए, क्षेत्रीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं। पृथ्वी की सतह पर तथ्यों के उपरोक्त वितरण प्रारूप में एक विशिष्ट क्षेत्रीय अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। ये जो संश्लिष्ट हैं है ना, कृषि के, उद्योग के, किसी भी भौगोलिक तथ्य के, वो एक क्षेत्रीय अभिव्यक्ति दिखाते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय संश्लिष्टों का वितरण परिपूरकता के सिद्धांत को जन्म देता है। जैसे मान लो एक क्षेत्र है जिसमें तरह तरह की कृषि उत्पाद होते हैं, तो वो कृषि के फसलों के उत्पादन में विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड क्षेत्र हो गया। और दूसरे क्षेत्र में मान लो औद्योगिक उत्पादन तो होता है लेकिन कृषि उत्पादन नहीं होता है, तो दूसरे क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र से कृषि के उत्पाद मंगाने होंगे और प्रथम क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से औद्योगिक उत्पाद मंगाने पड़ेंगे, इसलिए वो एक दूसरे के परिपूरक हो जाएंगे ये दोनों क्षेत्र। अतः क्षेत्रीय अंतर संबंध विकसित होंगे जो मूलतः मानवीय मांग के प्रतिफल है। एक क्षेत्र में कृषि उत्पादों की मांग है, दूसरे में औद्योगिक उत्पादों की है, इसलिए मांग के कारण परिपूरक अंतर संबंध, क्षेत्रीय संबंध विकसित होते हैं। तीसरी अवधारणा है भूगोल की, जो उसको अवस्थितिपरक विशेषताएं कहते हैं। किसी स्थान अथवा क्षेत्र की
अवस्थिति परक विशेषताएं एक समान न होकर परिवर्तनशील होती हैं। सर्वप्रथम इसकी विशेषता ले सकते हैं अक्षांश देशांतरीय स्थिति और उसका विस्तार। तो ये हर एक स्थान की या हर एक क्षेत्र की अलग अलग होती है, विशिष्ट होती है। अक्षांश देशांतरों की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थान या क्षेत्रों की भौतिक विशेषताएं काफ़ी हद तक निर्धारित हो जाती हैं। उनका है ना, जल स्थल के निकट होना, दूर होना, उनकी जलवायु, तापमान, वर्षा, बहुत सारी चीज़ें, वनस्पति, मिट्टियाँ सब निर्धारित होती हैं। अवस्थिति से जुड़ी अन्य विशेषताओं में किसी स्थान या क्षेत्र का धरातल, ढाल की दिशा आदि को शामिल कर सकते हैं। ये सब अक्षांश देशांतर, धरातल एवं प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार किसी क्षेत्र का मानव समाज विशिष्ट सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को विकसित करता है, समय के अनुसार विकसित करता है। इस प्रकार अवस्थिति परक विशेषताओं में प्राथमिक रूप से प्राकृतिक और उनके अनुसार विकसित होने वाली मानवीय विशेषताओं को शामिल किया जाता है कि अलग अलग अवस्थितियों के अनुसार प्राकृतिक विशेषताएं बदल जाती हैं और उनके अनुसार मानवीय विशेषताएं भी चेंज हो जाती हैं। अवस्थितिपरक विशेषताओं के अनुसार ही किसी स्थान या क्षेत्र का स्वरूप विकसित होता है। समान विशेषताओं से युक्त अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र ही प्रदेश का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जब हम पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तनशील तत्वों की बात करते हैं तो असल में हम विशिष्ट तथ्यों की अवस्थिति यानी कि वो कहाँ है उसकी ही चर्चा कर रहे होते हैं, क्योंकि तथ्यों की क्षेत्रीय भिन्नता को पहचाना जा सकता है और विभिन्न स्थानों के तथ्यों में अंतर स्थापित किया जा सकता है। तथ्यों की क्षेत्रीय भिन्नता उनको पहचान सकते हैं, अलग अलग अवस्थितियों के अनुसार भिन्नता पाई जाएगी और विभिन्न स्थानों के तथ्यों में इसलिए अंतर स्थापित किया जा सकता है। स्थान यानी प्लेस शब्द अवस्थिति का ही तो परिचायक है। कोई एक स्थान यानी अवस्थिति। पृथ्वी के धरातल पर मौजूद प्रत्येक स्थान अथवा प्रत्येक अवस्थिति अपनी स्थिति व परिस्थिति को लेकर भिन्नता दिखाती है। स्थिति को बोलते हैं साइट और परिस्थिति को सिचुएशन। स्थिति तो मान लो कि अमुक गांव कहाँ स्थित है तो वो कहेंगे कि उस झरने के पास पहाड़ी के नीचे स्थित है तो वो साइट हो गया। सिचुएशन में बताएंगे कि वो गांव है ना दूसरे गांव से इतने किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, तीसरे नाम के अन्य नाम के गांव से इतने किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। तो ये सापेक्षिक जो है दशा है, स्थिति है, उसको परिस्थिति बोलते हैं यानी सिचुएशन। और जो अपने आप में स्थिति विशेषताएं हैं वो साइट होती है कि किस स्थल पर है, कैसे साइट पे है। प्रत्येक स्थल की अपनी विशिष्ट या अनूठी अवस्थिति होती है, इसलिए वहाँ के तथ्यों को अन्य स्थानों के तथ्यों से अलग किया भी जा सकता है और पहचाना भी जा सकता है। अतः अवस्थिति यानी कि कहाँ कोई चीज़ है का प्रश्न उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम पृथ्वी की सतह या उसकी परिवर्तनशीलता का अध्ययन कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार प्रदेश, क्षेत्र, अवस्थिति और दिक्काल इन तत्वों को समझना भूगोलवेत्ता के लिए आवश्यक है, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है और इनका प्रयोग भूगोलवेत्ता एक क्षेत्रीय वैज्ञानिक होने के कारण लगातार किया करता है।